कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। क्या आप जानते हैं कि सभी जीव, चाहे सबसे बड़ा ही क्यों न हो, जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से करता है। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि कैसे एक कोशिका से इतने सारे बड़े जीव का निर्माण होता है। वृद्धि, जनन व सभी कोशिकाओं का ही नहीं, बल्कि सभी सजीवों की विशेषता है। सभी कोशिकाएं दो भागों में विभाजित होकर जनन करती हैं, जिसमें प्रत्येक कोशिका विभाजित होकर दो नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। ये नवनिर्मित संतति कोशिकाएं स्वयं वृद्धि व विभाजन करती हैं। एक पैतृक कोशिका और इसकी संतति वृद्धि व विभाजन के बाद एक नई कोशिकीय संख्या का निर्माण करती है। नए शब्दों में, इस प्रकार की वृद्धि व विभाजन के कई चक्रों के बाद कोशिका से ऐसी संरचना का निर्माण होता है जिसमें कई लाख कोशिकाएं होती हैं। कोशिका चक्र। कोशिका विभाजन सभी जीवों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। एक कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए प्रतिकृति व कोशिका वृद्धि होती है। ये सभी प्रक्रियाएं जैसे कोशिका विभाजन, डीएनए प्रतिकृति और कोशिका वृद्धि एक दूसरे के साथ समायोजित होकर इस प्रकार संपन्न होती हैं कि कोशिका विभाजन सही होता है। वह संतति कोशिकाओं में इनकी पैतृक कोशिकाओं का वाला जीनोम होता है। घटनाओं का यह अनुक्रम, जिसमें कोशिका अपने जीनोम का द्विगुणन व अन्य संघटकों का संश्लेषण और तत्पश्चात विभाजित होकर दो नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है, इसे कोशिका चक्र कहते हैं। यद्यपि कोशिका वृद्धि अर्थात कोशिका वृद्धि कोशिकीय द्रव्य के संदर्भ में एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें डीएनए का संश्लेषण कोशिका चक्र की किसी एक विशेष अवस्था में होता है। कोशिका विभाजन के दौरान प्रतिकृति गुणसूत्र डीएनए जटिल घटनाक्रम के द्वारा संतति केंद्रकों में वितरित हो जाते हैं। ये घटनाएं आनुवंशिक नियंत्रण के अंतर्गत होती हैं। कोशिका चक्र की प्रावस्थाएं। एक प्रारूपी या यूकेरियोटिक चक्र का उदाहरण मनुष्य की कोशिका के संवर्धन में होता है, जो लगभग प्रत्येक 24 घंटे विभाजित होती हैं। यद्यपि कोशिका चक्र की यह अवधि एक जीव से दूसरे जीव एवं कोशिका से दूसरी कोशिका प्रारूप के लिए बदल सकती है। उदाहरणार्थ, ईस्ट के कोशिका चक्र को पूर्ण होने में लगभग 90 मिनट लगते हैं, 1.5 घंटे। कोशिका चक्र की दो मूल प्रावस्थाएं होती हैं, अंतरावस्था इंटरफेज, दूसरा एम अवस्था या सूत्र विभाजन माइटोसिस। सूत्र विभाजन या एम अवस्था उस अवस्था को व्यक्त करता है जिसमें वास्तव में कोशिका विभाजन या समसूत्री विभाजन होता है, और अंतरावस्था में दो क्रमिक प्रावस्थाओं के बीच की प्रावस्था को व्यक्त करता है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि मनुष्य की कोशिकाओं की औसतन अवधि 24 घंटे की कोशिका चक्र में कोशिका विभाजन सिर्फ लगभग 1 घंटे में पूर्ण होता है, जिसमें कोशिका चक्र की कुल अवधि की 95% से अधिक अवधि अंतरावस्था में ही व्यतीत होती है। एम प्रावस्था का आरंभ केंद्रक के विभाजन या कैरियोकाइनेसिस में होता है, जो कि संगत संतति गुणसूत्र के पृथक्करण या करण-सूत्री विभाजन के समतुल्य है, और इसका अंत कोशिका द्रव्य विभाजन या साइटोकाइनेसिस होता है।
अंतरावस्था को विश्राम प्रावस्था भी कहते हैं। यह वह प्रावस्था है जिसमें कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है और इस दौरान क्रमबद्ध तरीके से कोशिका वृद्धि और डीएनए का प्रतिकृतिकरण दोनों होते हैं। अंतरावस्था को 3 प्रावस्थाओं में विभाजित किया गया है। पश्चसूत्री अंतरकाल प्रावस्था जीवन फेज, संश्लेषण प्रावस्था एस फेज, पूर्वसूत्री विभाजन अंतरकाल प्रावस्था G2 फेज। पश्चसूत्री अंतरकाल प्रावस्था जीवन फेज सूत्री विभाजन एवं डीएनए प्रतिकृति के बीच अंतराल को प्रदर्शित करती है। जीवन प्रावस्था में कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय या संश्लेषण प्रावस्था के दौरान सक्रिय होती है एवं लगातार वृद्धि करती है, परंतु इसका डीएनए प्रतिकृति नहीं करता। एस फेज या संश्लेषण फेज के दौरान डीएनए का निर्माण एवं इसकी प्रतिकृति होती है। इस दौरान डीएनए की मात्रा दोगुनी हो जाती है। यदि डीएनए की प्रारंभिक मात्रा 2C है, इसे चिह्नित किया गया है, तो यह बढ़कर 4C हो जाएगी। यद्यपि गुणसूत्र की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती है। यदि जीवन प्रावस्था में कोशिका द्विगुणित है या 2N गुणसूत्र है, तो S प्रावस्था के बाद भी इसकी वही रहती है जो जीवन अवस्था में थी, अर्थात 2N होगी। प्राणी कोशिका में S प्रावस्था के दौरान केंद्रक में डीएनए का जैसे ही प्रतिकृतिकरण प्रारंभ होता है, वैसे ही धारक केंद्र का कोशिका द्रव्य में प्रतिकृति होने लगता है। कोशिका वृद्धि के साथ सूत्री विभाजन हेतु G2 फेज के दौरान प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रौढ़ प्राणियों में कुछ कोशिकाएं विभाजित नहीं होती, जैसे हृदय कोशिका और अन्य दूसरी कोशिकाएं यदा-कदा विभाजित होती हैं और विभाजित हो जाती हैं। ऐसा तब होता है जब क्षतिग्रस्त या मृत कोशिकाओं को बदलने की आवश्यकता होती है। ये कोशिकाएं जो आगे विभाजित नहीं होती हैं, जीवन अवस्था से निकलकर निष्क्रिय अवस्था में पहुंचती हैं, जिसे कोशिका चक्र की शांत अवस्था G0 फेज कहते हैं। इस अवस्था की कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय होती है। लेकिन यह विभाजित नहीं होती। इनका विभाजन जीव की आवश्यकता अनुसार होता है। प्राणियों में सूत्री विभाजन केवल द्विगुणित कायिक कोशिकाओं में ही दिखाई देता है। हालांकि इसमें कुछ अपवाद है, जहां हैप्लॉइड या अगुणित कोशिकाएं समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होती हैं। उदाहरण के लिए नर मधुमक्खी। इसके विपरीत पादपों में सूत्री विभाजन अगुणित एवं द्विगुणित दोनों कोशिकाओं में दिखाई देता है। पादपों में पीढ़ी एकांतर और अध्यातीन के उदाहरणों को याद करते हुए पादप जातियों और अवस्थाओं की पहचान करें जिनमें अगुणित कोशिकाओं में सूत्री विभाजन दिखाई पड़ता है। पादप व प्राणी अपने जीवन काल जैसे वृद्धि करते हैं। पादप और वह प्राणी अपने जीवन काल कैसे वृद्धि करते हैं? क्या पौधों में सभी कोशिकाएं जीवन भर विभाजित होती रहती हैं? क्या आप सोचते हैं कि कुछ कोशिकाएं सभी पौधे एवं प्राणियों के जीवन में हमेशा विभाजित होती रहती हैं? क्या आप उच्च कोटि के पादप में उस ऊतक का नाम व स्थान बता सकते हैं जिसकी कोशिकाएं जीवन भर विभाजित होती रहती हैं? शीर्षस्थ कोशिका में पाई जाने वाली कोशिका जीवन भर विभाजित होती रहती है, इसलिए उन्हें विभाज्य ऊतक कहते हैं।
विभियोजकी ऊतक हैं। क्या प्राणियों में भी ऐसा ही विभियोजकी ऊतक मिलता है? आप प्याज की जड़ का शीर्ष पर पाई जाने वाली कोशिका में सूत्री विभाजन का अध्ययन कर चुके होंगे। इसके प्रत्येक कोशिका में 16 गुणसूत्र होते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि जीवन अवस्था एस एवं एम प्रावस्था के बाद कोशिका में कितने गुणसूत्र होंगे? यदि कोशिका में एम अवस्था के बाद डीएनए की मात्रा 2C है तो जीवन GS और G2 प्रावस्था के बाद इसकी कितनी मात्रा होगी? यह कोशिका चक्र की सर्वाधिक नाटकीय प्रावस्था है, जिसमें कोशिका के सभी घटकों के बृहद पुनर्गठन होता है। जनक व संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है, इसलिए इसे सम विभाजन कहते हैं। सुविधा के लिए सूत्री विभाजन को केंद्रक विभाजन की 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। कैरियोकाइनेसिस। यहाँ पर समझ लेना आवश्यक है कि कोशिका विभाजन एक प्रगतिशील प्रक्रिया है और इसकी विभिन्न अवस्थाओं के बीच स्पष्ट रूप से विभाजन करना मुश्किल है। कैरियोकाइनेसिस को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। पूर्वावस्था प्रोफेज, मध्यावस्था मेटाफेज, पश्चावस्था एनाफेज, अंत्यावस्था टेलोफेज। पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था। पूर्वावस्था अंतरावस्था की S1 व G2 अवस्था के बाद पूर्वावस्था कैरियोकाइनेसिस का पहला पड़ाव है। S व G2 अवस्था में डीएनए के नए सूत्र बन जाते हैं, लेकिन आपस में अंगूठे होने के कारण स्पष्ट नहीं होते। गुणसूत्रीय पदार्थ के संघनन का प्रारंभ ही पूर्वावस्था की पहचान करते हैं। गुणसूत्रीय संघनन की प्रक्रिया के दौरान गुणसूत्र द्रव्य स्पष्ट होने लगते हैं। तारक केंद्र, जिसका अंतरावस्था की S प्रावस्था के दौरान ही द्विगुणन हुआ है, अब कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर चलना प्रारंभ कर देता है। पूर्वावस्था के पूर्ण होने के दौरान जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, उनकी विशेषताएं निम्न हैं। गुणसूत्रीय द्रव्य संघनित होकर ठोस गुणसूत्र बन जाता है। गुणसूत्र 2 अर्धसूत्री से बना होता है जो आपस में सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं। अंतरावस्था के समय जिस तारक काय का द्विगुणन हुआ है, वह कोशिका में विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगता है। प्रत्येक तारक काय सूक्ष्म नलिकाओं को विकसित करता है, जिसे तारक या एस्टर कहते हैं। ये तंतु व तारक मिलकर समसूत्री विभाजन यंत्र बनाते हैं। पूर्वावस्था के अंत में यदि कोशिका को सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है तो इसमें गोल्गी काय, अंतर्द्रव्य जालिका, केंद्रक आवरण दिखाई नहीं देता। मध्यावस्था। केंद्रक आवरण के पूर्ण रूप से विघटित होने के साथ समसूत्री विभाजन की द्वितीय अवस्था प्रारंभ होती है। इसमें गुणसूत्र कोशिका द्रव्य में फैल जाते हैं। इस अवस्था तक गुणसूत्रों का संघनन पूर्ण
हो जाता है और सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। यही वह अवस्था है जब गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन बहुत ही सरल तरीके से किया जा सकता है। मध्यावस्था गुणसूत्र दो संतति अर्धगुणसूत्रों से बना होता है जो आपस में एक में गुणसूत्र बिंदु से जुड़े होते हैं। गुणसूत्र बिंदु की सतह पर एक छोटा सा बिंब आकार की संरचना मिलती है जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। सूक्ष्म नलिकाओं से बने हुए तंतु के जुड़ने का स्थान ये संरचनाएं काइनेटिकोर हैं जो दूसरी ओर कोशिका के केंद्र में स्थित गुणसूत्र से जुड़े होते हैं। मध्यावस्था सभी गुणसूत्र मध्य रेखा पर आकर स्थित रहते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र का एक अर्धगुणसूत्र एक ध्रुव के टर्को तंतु द्वारा अपने काइनेटोकोर के द्वारा जुड़ जाता है। वहीं इसका संतति अर्धगुणसूत्र टर्को तंतु द्वारा अपने काइनेटोकोर के विपरीत ध्रुव से जुड़ जाता है। मध्यावस्था में जिस तल पर गुणसूत्र पंक्तिबद्ध हो जाते हैं उसे मध्यावस्था पट्टिका कहते हैं। इस अवस्था की मुख्य विशेषता निम्नवत है। टर्को तंतु गुणसूत्र के काइनेटोकोर से जुड़े रहते हैं। टर्को तंतु गुणसूत्र के काइनेटोकोर से जुड़े रहते हैं। गुणसूत्र रूपरेखा की ओर जाकर मध्यावस्था पट्टिका पर पंक्तिबद्ध होकर ध्रुवों से टर्को तंतु से जुड़ जाते हैं। प्रारंभिक अवस्था पश्च पूर्वावस्था मध्यावस्था की ओर परिवर्तन। मध्यावस्था अ एवं ब सूत्री विभाजन की अवस्थाओं का चित्रात्मक दृश्य है। पश्चावस्था के प्रारंभ में मध्यावस्था पट्टिका पर आए प्रत्येक गुणसूत्र पश्चावस्था के प्रारंभ में मध्यावस्था पट्टिका पर आए प्रत्येक गुणसूत्र एक साथ अलग होने लगते हैं। इन्हें संतति अर्धगुणसूत्र कहते हैं जो कोशिका विभाजन के बनने वाले नए संतति केंद्रकों का गुणसूत्र बनेंगे। ये विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। जब प्रत्येक गुणसूत्र मध्यांश पट्टिका से काफी दूर जाने लगता है तब प्रत्येक का गुणसूत्र बिंदु ध्रुवों की ओर होता है। जो गुणसूत्र को ध्रुवों की ओर ले जाने का नेतृत्व करते हैं साथ ही गुणसूत्र की भुजाएं पीछे आती हैं। पश्चावस्था की निम्न विशेषताएं गुणसूत्र बिंदु विखंडित होते हैं और अर्धगुणसूत्र अलग होने लगते हैं। अर्धगुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। यह वाला पश्चावस्था। अंत्यावस्था सूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था के प्रारंभ में अंत्यावस्था गुणसूत्र जो क्रमानुसार अपने ध्रुवों पर चले गए हैं संघनित होकर अपनी संपूर्णता को खो देते हैं। एकल गुणसूत्र दिखाई नहीं देता है। वह अर्धगुणसूत्र द्रव्य दोनों ध्रुवों की तरफ एक समूह के रूप में
एकत्रित हो जाते हैं। इस अवस्था की मुख्य घटनाएं निम्नवत हैं। गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर एकत्रित हो जाते हैं और इनकी पृथक पहचान समाप्त हो जाती है। गुणसूत्र समूह के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। केंद्रिका गाल्जिका व अंतःद्रव्यीय जालिका का पुनर्निर्माण होता है। ये देखिए अंत्यावस्था और ये अंतरावस्था। सूत्री विभाजन की अवस्थाओं का चित्रात्मक दृश्य। सूत्री कोशिका द्रव्य विभाजन साइटोकाइनेसिस। सूत्री विभाजन के दौरान द्विगुणित गुणसूत्रों का संतति केंद्रकों में संपृथक्करण होता है, जिसे केंद्रक विभाजन या कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। कोशिका विभाजन संपन्न होने के अंत में कोशिका स्वयं एक अलग प्रक्रिया द्वारा दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इस प्रक्रिया को कोशिका द्रव्य विभाजन कहते हैं। प्राणी कोशिका का विभाजन जैव द्रव्य काल में एक खाँच बनने से संपन्न होता है। खाँचों में लगातार गहरा होने व अंत में केंद्रक में आपस में मिलने से कोशिका द्रव्य दो भागों में बढ़ जाता है। यद्यपि पादप कोशिकाएं जो अपेक्षाकृत अप्रसारणीय कोशिका भित्ति से घिरी होती हैं, तब इनमें कोशिका द्रव्य विभाजन दूसरी भिन्न प्रक्रियाओं द्वारा संपन्न होता है। पादप कोशिकाओं में नई कोशिका भित्ति निर्माण कोशिका के केंद्रक से शुरू होकर बाहर की ओर पूर्व स्थित पार्श्व कोशिकाओं से कोशिका भित्ति से जुड़ जाता है। नई कोशिका भित्ति निर्माण एक साधारण पूर्वगामी रचना से प्रारंभ होता है, जिसे कोशिका पट्टिका कहते हैं, जो दो निकट कोशिकाओं की भित्तियों के बीच मध्य पट्टिका को दर्शाती है। कोशिका द्रव्य विभाजन के समय कोशिका अंगक जैसे सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया व प्लास्टिड लवक का दो संतति कोशिकाओं में वितरण हो जाता है। कुछ जीवों में केंद्रक विभाजन के साथ कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हो पाता है। इसके परिणामस्वरूप एक ही कोशिका में कई केंद्रक बन जाते हैं। ऐसी बहुकेंद्रकीय कोशिका को संकोशिका कहते हैं, अर्थात नारियल का तरल ब्रूड पोष। सूत्री विभाजन का महत्व। सूत्री विभाजन या मध्यवर्तीय विभाजन केवल द्विगुणित कोशिकाओं में होता है। मध्यवर्ती विभाजन केवल द्विगुणित कोशिकाओं में होता है। यद्यपि कुछ निम्न श्रेणियों के पादप एवं सामाजिक कीटों में अगुणित कोशिकाएं भी सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती हैं। सूत्री विभाजन का एक प्राणी के जीवन में क्या महत्व है, इसको समझना काफ़ी आवश्यक है। क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण जानते हैं जहां आपने अगुणित व द्विगुणित कीटों के बारे में पढ़ा है? इस विभाजन से बनने वाली द्विगुणित संतति कोशिकाएं साधारणतया समान आनुवंशिक अवयव वाली होती हैं। बहुकोशिकीय जीवधारियों की वृद्धि सूत्री विभाजन के कारण होती है। सूत्री कोशिका वृद्धि के परिणामस्वरूप
केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य के बीच का अनुपात अव्यवस्थित हो जाता है। द्रव्य के बीच का अनुपात अव्यवस्थित हो जाता है। इसलिए यह आवश्यक होता है कि कोशिका विभाजित होकर केंद्रक कोशिका द्रव्य अनुपात को बनाए रखे। सूत्री विभाजन एक महत्वपूर्ण योगदान यह है कि इसके द्वारा कोशिका की मरम्मत होती है। अधिचर्म की ऊपरी सतह की कोशिकाएं, आहार नाल की भीतरी सतह की कोशिकाएं एवं रक्त कोशिकाएं निरंतर प्रतिस्थापित होती रहती हैं। अर्धसूत्री विभाजन लैंगिक प्रजनन द्वारा संतति के निर्माण में दो युग्मकों का संयोजन होता है, जिसमें अगुणित गुणसूत्रों का एक समूह होता है। युग्मकों का निर्माण विशिष्ट द्विगुणित कोशिकाओं से होता है। यह विशिष्ट प्रकार का कोशिका विभाजन है जिसके द्वारा बनने वाली अगुणित संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है और इस प्रकार के विभाजन को अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। लैंगिक जनन करने वाले जीवधारियों के जीवन चक्र में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणितावस्था उत्पन्न होती है एवं निषेचन द्वारा द्विगुणित अवस्था पुनः स्थापित होती है। पादपों एवं प्राणियों में युग्मक जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप अगुणित युग्मक उत्पन्न होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन की मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान केंद्रक व कोशिकाओं एवं कोशिका विभाजन के आनुवंशिक चक्र संपन्न होते हैं, जिसे अर्धसूत्री 1 तथा अर्धसूत्री 2 कहते हैं। इस विभाजन में डीएनए प्रतिकृति का सिर्फ एक चक्र पूरा होता है। यह अवस्था में पैतृक गुणसूत्रों के प्रतिकृति के साथ समान संतति गुणसूत्र बनने के बाद अर्धसूत्री 1 अवस्था प्रारंभ होती है। अर्धसूत्री 2 विभाजन के समजात गुणसूत्रों का युगलन एवं पुनर्योजन होता है। अर्धसूत्री सेकंड में समजात गुणसूत्रों का युगलन एवं पुनर्योजन होता है। अर्धसूत्री 2 के अंत में 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। अर्धगुणित विभाजन को निम्नलिखित अवस्थाओं में वर्गीकृत किया गया है। अर्धसूत्री 1 में पूर्वावस्था 1, मध्यावस्था 1, पश्चावस्था 1, अंत्यावस्था 1 और अर्धसूत्री 2 में पूर्वावस्था 2, मध्यावस्था 2, पश्चावस्था 2, अंत्यावस्था 2। अर्धसूत्री विभाजन अर्धसूत्री विभाजन 1 पूर्वावस्था। अर्धसूत्री विभाजन 1 की पूर्वावस्था की तुलना समसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था से की जाए तो यह अधिक लंबी व जटिल होती है। गुणसूत्रों के व्यवहार के आधार पर इसे 5 प्रावस्थाओं में उपविभाजित किया गया है, जैसे तन्नुपट, लेप्टोटीन, युग्मपट, जाइगोटीन, स्थूलपट, पैकेटीन, द्विपट, डिप्लोटीन व पारगतिक्रम डायकाइनेसिस। तन्नुपट, युग्मपट, स्थूलपट, द्विपट, पारगतिक्रम। बस साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर तन्नुपट अवस्था के दौरान गुणसूत्र धीरे धीरे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। गुणसूत्र का संहनन, कॉम्प्लेशन पूरी
तन्नुपट अवस्था के दौरान जारी रहता है। इसके उपरांत पूर्वावस्था 1 का द्वितीय चरण प्रारंभ होता है, जिसे युग्मपट कहते हैं। इस प्रावस्था के दौरान गुणसूत्र आपस में युग्मन प्रारंभ करते हैं। युग्मन प्रारंभ हो जाता है और इस प्रकार के संबंधता को सूत्र युग्मन कहते हैं। युग्मपट जाइगोटिन इस प्रकार के गुणसूत्रों के युग्मों की समजात गुणसूत्र कहते हैं। इस प्रकार के गुणसूत्रों के युग्मों को समजात गुणसूत्र कहते हैं। जाइगोटिन इस अवस्था का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म लेखी यह दर्शाता है कि गुणसूत्र युग्मन के साथ एक जटिल संरचना का निर्माण करती है, जिसे सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र कहते हैं। जिस सम्मिश्र का निर्माण एक जोड़ी स्वयुग्मित समजात गुणसूत्रों के द्वारा होता है, उसे युगली अवस्था से अपेक्षाकृत कम अवधि की होती है। इस अवस्था के दौरान प्रत्येक युगली एक गुणसूत्र के 4 अर्ध गुणसूत्र चतुष्क के रूप में अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। इस अवस्था में पुनर्योजन ग्रंथिकाएं दिखाई देने लगती हैं। जहां पर समजात गुणसूत्रों के असंतति अर्ध गुणसूत्रों के बीच विनिमय क्रॉसिंग ओवर होता है। विनिमय 2 समजात गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थों के आदान प्रदान के कारण होता है। विनिमय एंजाइम द्वारा नियंत्रित प्रक्रिया है। जो एंजाइम इस प्रक्रिया में भाग लेता है उसे रिकॉम्बिनेज कहते हैं। 2 गुणसूत्रों में आनुवंशिक पदार्थों का पुनर्योजन जीन विनिमय द्वारा अग्रसर होता है। समजात गुणसूत्रों के बीच पुनर्योजन स्थूलपट अवस्था के अंत तक पूर्ण होता है। समजात गुणसूत्रों के बीच पुनर्योजन स्थूलपट अवस्था के अंत तक पूर्ण होता है, जिसके परिणामस्वरूप विनिमय स्थल पर गुणसूत्र जुड़े होते हुए दिखाई पड़ते हैं।